आज की स्टोरी के अंदर जो एंड में ट्विस्ट आप सुनेंगे वो ना सिर्फ आपको बल्कि पूरी दुनिया को पिछले काफी दशकों से हैरान करता हुआ आया है। बट आप भी मुझे हैरान कर सकते हैं अपना एक बहुत ही छोटा सा काम करके। मैं भी तो हैरान होना चाहता हूं ना यार। तो आप लाइक बटन के ऊपर क्लिक करके मुझे हैरान कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। इस घटना को समझने के लिए हमें जापान में जाना पड़ेगा और हमें पता है कि जापान 4 बहुत बड़े बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। वैसे तो और भी बहुत सारे आइलैंड है, बट जो नॉर्थ मोस्ट उसका आइलैंड है उसे आज हम होक्काइडो के नाम से जानते हैं। और इसी बहुत बड़े आइलैंड के ऊपर डाइसेट्सुजान नाम का वो नेशनल पार्क भी बना हुआ है, जो पूरी दुनिया के अंदर प्लेग्राउंड ऑफ गॉड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। और इसका ये नाम सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि अगर आप कभी इस नेशनल पार्क के अंदर जाएंगे तो आपको इतने बड़े बड़े, इतने विशालकाय वो पर्वत दिखाई देंगे जो सीधा भगवान से संपर्क रखते हैं। इतनी ऊंचाई उनकी कि आप उनकी चोटी तक देख भी नहीं सकते। और इन्हीं सबसे ऊंचे पर्वतों में से माउंट एसिहडाके नाम का वो पर्वत, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7500 फीट से भी ज्यादा की है। और बेशक ये पर्वत पूरी दुनिया के अंदर अपनी हाइकिंग ट्रिप्स के लिए बहुत बहुत फेमस है। पूरी दुनिया से लोग आकर इस पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग चढ़ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं चढ़ पाते। बट इस पर्वत पे चढ़ना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे इस पर्वत को नीचे से खड़े होकर देखेंगे, आपको लगेगा कि इसके ऊपर चढ़ने का बिल्कुल एक स्ट्रेट रास्ता है और आपको इसी रास्ते को पकड़कर इस पर्वत के ऊपर चढ़ना है। लेकिन जैसे ही लोग अपनी हाइकिंग शुरू करते हैं, इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं, वो चढ़ते चढ़ते एक ऐसे इलाके में आ जाते हैं जहां से सारे के सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे और आप अपने आप को एक खुले ग्राउंड के बीच में खड़ा हुआ देखेंगे। और जैसे ही लोग इस पॉइंट पर आएंगे, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अब उनको किस साइड में जाना है। और इसी का इलाज यहां बहुत सारे पर्वतारोहियों ने मिलकर निकाला हुआ है कि जब आप लोग इस पॉइंट पर आए तो सबसे पहले आपको वहां पर एक पड़ा हुआ बहुत बड़ी चट्टान का एक चौरस टुकड़ा, उस टुकड़े को देखना है जिसे आज हम सेफ रॉक के नाम से भी जानते हैं। हाइकर्स इस सेफ रॉक के पास जाकर अपना मैप निकालकर आगे का रास्ता देख सकते हैं कि उनको इस डायरेक्शन में जाना है और वो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऊपर चढ़ते जाएंगे और उनका ट्रिप पूरा हो जाएगा। बट यहां दिक्कत सिर्फ यह है कि इसी इलाके में बिल्कुल ऐसी ही एक और चट्टान भी मौजूद है जिसे फॉल सेफ रॉक के नाम से जाना जाता है। और अगर कोई बंदा अपनी नीचे से चढ़ाई शुरू करते करते फॉल सेफ रॉक के पास आकर अपना मैप खोलकर देखे तो उसको एग्जैक्टली समझ ही नहीं आएगा कि आखिर उसको किस रास्ते के थ्रू जाना है। और बहुत सारे लोग जब इस फॉल सेफ रॉक के पास आकर अपना मैप खोलकर देखते हैं तो एक्चुअल में वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन उनको फिर भी ऐसा ही फील होता रहता है कि वो ऊपर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बीमारी है? साफ दिख रहा है कि उनको ऊपर जाना है। अगर उनकी चढ़ाई नीचे की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली उनको वहीं समझ जाना चाहिए कि वो गलत रास्ते पर हैं। लेकिन आप खुद को जरा उस जगह पर इमेजिन करके देखिए। आप नीचे से चढ़ाई शुरू करते करते थकते थकाते हुए ऊपर उस फॉल सेफ रॉक तक पहुंचे हैं जहां आपको लग रहा है कि आप सेफ रॉक पर हैं। उस पॉइंट पर खड़े होकर आपने मैप भी देख लिया, उस मैप ने आपको रास्ता भी बता दिया और आप उस रास्ते पर जाए जा रहे हैं। आपको विश्वास है कि रास्ता ठीक है, बेशक ये नीचे जाता हो या ऊपर, आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। बट जो लोग इस रास्ते पर चढ़ते हैं उनकी एक अलग ही कहानी है। जी हां, अगर कोई व्यक्ति गलती से फॉल सेफ रॉक वाला रास्ता पकड़कर नीचे की तरफ आने लग जाए तो वो असल में इस बहुत ही बड़ी, बहुत ही गहरी एक खाई में चला जाएगा। इस खाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बांस के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत बहुत गहरा जंगल है। और अगर कोई व्यक्ति एक बार उस जंगल के अंदर घुस गया तो ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा गहरा है, इतना ज्यादा घना है कि कोई भी उसके अंदर रास्ता भटक सकता है। उसको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर उसको आगे जाना किस तरफ है। और सन 1989 में जापान के टोक्यो में ही रहने वाले दो दोस्त अपना सारा तामझाम पैक करके इसी माउंट एसिहडाके नाम के इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए यहां पहुंचे। और जैसे ये दोनों भी चढ़ाई करते करते उस सेफ रॉक वाले इलाके में आए, बट उनको लग रहा था कि वो सेफ रॉक के ऊपर खड़े हैं, लेकिन नहीं, वो असल में उस टाइम पर फॉल सेफ रॉक में पहुंच चुके थे। और जैसे उन्होंने अपना मैप निकालकर फॉल सेफ रॉक से रास्ता देखा तो उनको नीचे जाने वाला रास्ता दिखाई दिया। और जैसे वो लोग इस रास्ते के ऊपर चलते गए, उनको शाम हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाए। उनको टेंशन होने लगी, उन्होंने इधर उधर देखा, बट उनको कुछ भी एहसास ही नहीं हुआ कि आखिर वो जा किस तरफ रहे हैं, ये रास्ता उनको कहां लेकर जा रहा है। असल में दोनों दोस्त उस शाम होते होते नीचे बहुत ही गहरे उसी बांस वाले जंगल में पहुंच चुके थे जहां से उनको कुछ भी आगे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। शाम धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और आपको पता है कि जंगली इलाके में जल्दी अंधेरा हो जाता है। और जैसे ही अंधेरा हुआ, ये दोनों लोग समझ चुके थे कि नहीं, वो गलत रास्ते के ऊपर हैं। अभी तक तो उनको ऊपर पर्वत पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो तो कहीं और ही पहुंच गए और रात हो चुकी थी। अब वो समझ आ चुका
था उनको कि उनको ये रात इसी जंगल के अंदर किसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। दूसरी तरफ उनके घर वाले जो अभी तक उनके आने का वेट कर रहे थे, जैसे वो अभी तक नहीं आए तो उन्होंने रात होते ही सीधा जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी और कंप्लेंट दर्ज करवाते ही पुलिस वालों ने भी इस इलाके के अंदर अपना सर्च अभियान शुरू कर दिया। अब आने वाले अगले 4 से 5 दिनों तक इस पूरे इलाके के अंदर, इस पूरे जंगल के ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स ने मिलकर, नीचे जमीनी अभियान पे खोजकर्ताओं ने मिलकर बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों का कोई भी पता नहीं लगा। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर वो दोनों दोस्त किस तरीके से गायब हो गए। बट 24 जुलाई 1989 के दिन ऐसा ही एक हेलीकॉप्टर यहां से ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ उड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा था और जैसे उसका पायलट का ध्यान नीचे इसी वैली के ऊपर बने हुए जंगल के ऊपर गया, उसी जंगल के अंदर बिल्कुल बीच में उसको बिल्कुल प्लेन मैदान सा दिखाई दिया। और ना सिर्फ यहां पर एक मैदान मौजूद था, बल्कि उस मैदान के बीचों बीच कुछ और भी मौजूद था। जैसे उस पायलट ने वो सब कुछ चीज देखी, उसने अपना हेलीकॉप्टर थोड़ा और नीचे किया ताकि वो उसको एग्जैक्टली देख सके कि आखिर ये क्या बीमारी है। और जैसे वो हेलीकॉप्टर नीचे आया, उस पायलट ने दोबारा से झुककर नीचे की तरफ देखा तो असल में नीचे 3 लेटर्स लिखे हुए थे और वो लेटर्स थे SOS। जी हाँ, SOS पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सली यूज किया जाने वाला हेल्प मांगने का साइन है। अगर आप किसी भी मुसीबत में कहीं भी हो, फंस जाएं, तो आप किसी से हेल्प मांगने के लिए अपने आसपास SOS लिख दें ताकि लोग समझ जाएं कि आप किसी मुसीबत में हैं। या फिर लोग अगर दूर से देखें और अगर उनको दिख गया कि हाँ यहाँ पर SOS लिखा हुआ है, मतलब साफ है कि यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति है जो मुसीबत में है, उसको मदद चाहिए है। और जैसे उस पायलट ने भी इतने बड़े बड़े अक्षरों के अंदर SOS लिखा हुआ देखा, वो समझ चुका था कि कुछ तो है यहाँ पर बीमारी, कोई यहाँ पर फंसा हुआ है, किसी को मदद चाहिए है। उस हेलीकॉप्टर पायलट ने अपना हेलीकॉप्टर नीचे वाले इलाके में मंडराते हुए नीचे देखना शुरू कर दिया कि आखिर वो दोनों व्यक्ति कहां पर है, क्योंकि उसे पता था कि यहां पर 2 व्यक्ति पहले गुम हुए थे और उनकी तलाश अभी भी जारी है। बट उसको कहीं भी वो दोनों व्यक्ति दिखाई नहीं दिए। उसने अपने सेंटर के अंदर इस चीज को रिपोर्ट किया कि यहां पर SOS सिग्नल उसे मिला है, आप प्लीज पुलिस वालों को बता दें कि यहां पर वो दोनों व्यक्ति हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस वालों ने और भी हेलीकॉप्टर्स यहां पर भेजे, नीचे जमीनी अभियान भी चलाया गया और कुछ घंटों बाद फाइनली एक पुलिस टीम को नीचे जंगलों में से 2 व्यक्ति, बहुत ही अजीब सी हालत में, उनका शरीर पूरे तरीके से कट फट चुका था, काफी जगह से उनका खून रिस रहा था, उनको देखते ही लग रहा था जैसे इन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। और ऑब्वियसली जैसे ही पुलिस वालों ने उन दोनों को देखा, उन दोनों को अपने कब्जे में लिया, उनका नाम पता पूछा और ऑब्वियसली ये दोनों वही व्यक्ति थे जिनको पुलिस पिछले काफी दिनों से ढूंढ रही थी। पुलिस वालों ने तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर को वहां पर बुलाया और उसी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठाकर इन दोनों व्यक्तियों को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि अगर ये कुछ घंटों बाद यहाँ पर आते तो ऑब्वियसली इनकी सिर्फ लाश ही यहाँ पर आती है, दोनों चलकर नहीं आते। जी हाँ, ये इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे, इनके शरीर के अंदर पानी की इतनी ज्यादा कमी हो चुकी थी कि लगभग ये मरने की कगार पर थे। खैर, इनका पूरे तरीके से इलाज हुआ, फुल रिकवरी इन्होंने करी और जब उन दोनों की फुल रिकवरी हॉस्पिटल में रहते हुए हो चुकी थी, तब वही पायलट जिसने सबसे पहले वो SOS सिग्नल देखा था, वही पायलट अपनी पूरी टीम के साथ इन दोनों व्यक्तियों से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया और वहीं उनके पास ही बैठकर, उनके बेड के पास ही बैठकर उनसे बातें करने लगा, उनका हालचाल पूछने लगा। और पूछते पूछते ही उसने कहा कि देखो, तुम लोगों ने अपने लिए बहुत ही बढ़िया काम किया, तुमने वहां पर SOS सिग्नल बनाया, उसी वजह से मैं तुमको देख पाया, और अगर तुम वो सिग्नल ना बनाते तो ऑब्वियसली तुमको कोई भी ढूंढ नहीं पाता। अब जैसे ये SOS सिग्नल वाली बात इन दोनों व्यक्तियों ने सुनी, इन दोनों के कान खड़े हो गए। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि SOS सिग्नल, बट इन दोनों ने सामने बैठे पायलट को कहा कि नहीं जनाब, आपके कोई गलतफहमी हुई है, हमने कोई SOS सिग्नल नहीं बनाया वहां पर। जैसे ये चीज पायलट ने सुनी, उसने इन दोनों व्यक्तियों से और भी काफी सारे सवाल पूछे और इस बात के लिए वो कंफर्म हो चुका था अब कि नहीं, इन दोनों ने तो वो SOS सिग्नल नहीं बनाया। इस बात को क्लियर करते ही वो वापस अपने ऑफिस में गया, वहां पर जाकर अपने सभी ऑफिसर से बात करी कि नहीं, हमें दोबारा से उस इलाके में जाना पड़ेगा, वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या पता कोई और भी मुसीबत में ना हो, क्योंकि जिन 2 व्यक्तियों को हम वहां से उठा करके लाए हैं, उन दोनों ने वो SOS सिग्नल नहीं बनाया, बल्कि कोई और है जिसने इतनी मेहनत करी है, हम किसी और को बचा लाए। अगली सुबह दोबारा से पुलिस वालों की टीम के साथ हेलीकॉप्टर्स वालों की भी टीम इस जंगली एरिया में दोबारा से गई। नीचे पुलिस वालों ने इस SOS सिग्नल के पास भारी सर्च अभियान चलाया। बहुत सारे सैकड़ों पुलिस वाले इस एरिया के अंदर अपनी छानबीन कर रहे थे कि क्या पता उनको कोई व्यक्ति मिल जाए जिसको उनकी जरूरत हो, बट उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद उन लोगों ने इन्हीं SOS सिग्नल को ही देखना शुरू कर दिया कि ये कैसे बनाया गया है, इतने सारे पेड़ काट काट कर इसको बनाया गया है। तो उनमें से ही एक पेड़ के अंदर नीचे से छेद किया गया था और उस छेद के अंदर उन पुलिस वालों को जांच करते हुए एक बैग मिला और जब उस बैग को पकड़कर खोला गया तो उसके अंदर काफी सारी चीजें थी, बट इन चीजों में से सिर्फ 2 ही चीज काम की थी, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस और एक ऑडियो रिकॉर्डर। और जब पुलिस वालों ने उस
ड्राइविंग लाइसेंस को देखा तो उसके ऊपर केंजी इवामोरा नाम के व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। जब पुलिस वालों ने इस केंजी के नाम को पढ़ा तो उनके माइंड में सारी की सारी वो फ्लैशबैक चल पड़ी जो तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। जी हाँ, तकरीबन 5 सालों पहले यानी कि 1984 में केंजी इवामोरा भी अपने टोक्यो शहर के पास में ही एक गांव से इसी पहाड़ के ऊपर हाइकिंग करने के लिए आया था और जैसे ही वो इस इलाके में पहुंचा उसने एक लॉज किराए पर लिया। उस लॉज में चेक इन करते ही उसी रात आराम करके अगली सुबह वो लॉज के मालिक को बता कर गया था कि वो इस पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए जा रहा है और जैसे उसकी ट्रैकिंग पूरी हो जाएगी वो वापस यहीं आ जाएगा। बट कुछ दिन बीत चुके थे और इस लॉज के ओनर का भी ध्यान उस कमरे की तरफ गया ही नहीं। बट जैसे उसने अपने सर्विस स्टाफ को कहा कि जाके उस कमरे की भी सफाई करके आओ तो जैसे ही वो स्टाफ उस कमरे पर पहुंचा वो दरवाजा बाहर से बंद था, वो लॉक्ड था। ये चीज जब उस कर्मचारी ने अपने मालिक को बताई तो मालिक ने उसकी मास्टर की दी उस कमरे की और उस कमरे को जाकर खोला गया तो अंदर केंजी मौजूद नहीं था। अब जैसे ये चीज उस मालिक को ध्यान में आई कि काफी दिनों पहले ये आदमी तो उस पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए गया था लेकिन क्या यह अभी तक नहीं आया, और जैसे ये चीज उस मालिक को फील हुई उसने तुरंत वहीं के एक लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जनाब हमारे यहाँ पर लॉज के अंदर एक आदमी रुका हुआ था और वो आदमी उसी पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए गया था। उसने अपना नाम रजिस्टर के अंदर केंजी इवामोरा लिखवाया और वो अभी तक वापस नहीं आया है। जिसके बाद पुलिस वालों ने बहुत बड़े पैमाने पर इसी इलाके के अंदर एक सर्च अभियान शुरू किया था बट उनको उस टाइम पर केंजी इवामोरा का कोई भी अता पता नहीं चला। जब वो पुलिस वाले उस लाइसेंस को देख रहे थे तभी दूसरे पुलिस वाले ने उस ऑडियो रिकॉर्डर को उठाकर उसका प्ले का बटन दबाया और जैसे उसने उस रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद आवाजों को सुना उसका दिल दहल गया। क्योंकि एक आदमी जापानीज लैंग्वेज के अंदर बहुत ही गहरी, बहुत ही दबी हुई, बहुत ही डरी हुई आवाज के अंदर हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर वो बोल रहा है कि मैं एक क्लिफ के ऊपर फंस गया हूं, मैं एक ऐसी जगह पर फंसा हूं जहां से मैं ना आगे जा सकता ना मैं पीछे जा सकता, मुझे मदद चाहिए प्लीज SOS। इसके आगे भी उसने बोला कि मुझे अभी अभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई दिया है लेकिन मैं एक ऐसे बांस के जंगल के अंदर फंसा हुआ हूं जहां से वो हेलीकॉप्टर मुझे देख नहीं पा रहा, मुझे भी उसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। अब मैं करूं तो करूं क्या, मुझे प्लीज यहां से बचा लो SOS। आप प्लीज वो पहले असली एक्चुअल ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए जो उस टाइम पर उस ऑडियो रिकॉर्डर के अंदर मिली थी। तो फास्ट फॉरवर्ड टू अगेन 1989 जब पुलिस वाले सारा कुछ देख रहे थे उसी जगह पर खड़े होकर केंजी इवामोरा का वो सामान उनको वहां मिला था, तब पुलिस वालों को समझ में आया कि देखो हो सकता है केंजी का बैग भी हमें इन्हीं पेड़ों के अंदर से मिला है और केंजी के ऑडियो रिकॉर्डर भी यहीं से मिला है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमें यहीं से मिला है और केंजी यहाँ से तकरीबन 5 साल पहले गायब भी हुआ था। तो हो सकता है केंजी नहीं तकरीबन 5 सालों पहले इस SOS सिग्नल को पेड़ों को काट काट कर यहाँ पर बनाया हो और आज हमें ये SOS सिग्नल दिख रहा है। बेशक ये सिग्नल तकरीबन 5 सालों से इसी इलाके के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ था। अब ऑब्वियसली पुलिस वालों के सामने भी ये सवाल थे कि अगर उनको ये सारा सामान केंजी का मिला है तो असल में केंजी कहां पर है, अगर उसके साथ कुछ हुआ भी है तो उसके कुछ अवशेष तो उनको यहां पर मिलने चाहिए, कुछ तो उनको सबूत मिले कि हाँ केंजी के साथ ये हुआ होगा ताकि वो इस केस को यहीं पर क्लोज कर सके। पुलिस वालों ने एक बहुत ही बड़ा सर्च अभियान नीचे जमीनी रूप से शुरू कर दिया, बहुत ही गहनता से उस आसपास के बहुत बड़े इलाके की जांच की गई ताकि वो केंजी को ढूंढ सके या फिर उसका कोई और सामान उनको अगर मिले तो पहचान तो कर सके कि असल में केंजी के साथ क्या हुआ होगा। और तब उनको कुछ ऐसी चीज यहां पर मिली जिसको देखकर पुलिस वालों ने एक अंदाजा लगाया कि तकरीबन 5 सालों पहले केंजी के साथ आखिर क्या हुआ था। अब बेशक किसी भी साइट के ऊपर, किसी भी ऑफिशियल डाटा के ऊपर पुलिस वालों ने अपनी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दी कि स्टेप बाय स्टेप केंजी के साथ ये सब कुछ हुआ होगा, बट एक हम अपना अनुमान लगा सकते हैं जो पुलिस वालों ने बताया कि ये चीज उनको मिली है, इस स्टेप पर मिली है, एक हम पूरी थ्योरी अपने माइंड में बना सकते हैं। सो जो मैं अब आपको बताने वाला हूं तो वो एक पर्सनली मेरी थ्योरी है कि उस टाइम पर केंजी के साथ ये सब कुछ हुआ होगा। सो 1984 में उस दिन जब केंजी अपने उस लॉज से चेकआउट करके इस ट्रैकिंग के लिए निकला होगा अपना सारा तामझाम लेकर, तो जैसे ही वो चढ़ाई करते करते एग्जैक्टली उस सेफ रॉक वाले इलाके में आया, बट बेचारे केंजी ने सेफ रॉक की जगह फॉल्स सेफ रॉक वाला रास्ता पकड़ लिया होगा। उसने वहां जाकर अपना मैप निकाला और उसको वही नीचे जाने वाला रास्ता सही दिखाई दिया। उसको लगा कि वो इस रास्ते पर चढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा और इस पर्वत को सबमिट कर लेगा। बट जैसे ही वो उस रास्ते पर चलने लगा वो धीरे धीरे इस पहाड़ से नीचे जाता गया और नीचे जाते जाते वो भी उसी जंगली इलाके में दाखिल हो चुका था जहां पर 5 सालों बाद वही 2 व्यक्ति टोक्यो वाले दोस्त उस एरिया के अंदर दाखिल हुए थे। बट जैसे ही वो उस एरिया के अंदर दाखिल हुआ होगा, आगे जाते जाते वही बांस वाला जंगल वहां पर शुरू हुआ और उस जंगल को क्रॉस करते करते एग्जैक्टली वो एक ऐसे
एक खड़ी ढलान के ऊपर आकर खड़ा हो गया होगा, जहां से वो ना आगे जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई वहां नीचे मौजूद है, ना ही वो वापस पीछे चढ़कर इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ सकता। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा उस टाइम पर थक चुका था। अब बेचारा आगे करे तो करे क्या, वो किस तरफ जाए। और इसी पॉइंट के बाद केंजी ने इधर उधर जाने के बजाय उसी पॉइंट पर बैठकर वेट करना ही जरूरी समझा। उसको लग रहा था कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके कोई दोस्त उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं कहां पर घूमने आया हुआ हूं। अब जैसे उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होगी, ऑब्वियसली मेरा सर्च अभियान भी शुरू किया जाएगा और मुझे बस उसी सर्च अभियान की वेट करनी है। जस्ट केंजी ने उसी जगह पर बैठकर इंतजार करना शुरू किया कि कब लोग उसे बचाने के लिए आएंगे। हो सकता है उसी दिन या फिर हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद या फिर कुछ घंटों बाद उसको एक हेलीकॉप्टर की आवाज ऊपर से जाते हुए सुनाई दी। अब जैसे उसने उस आवाज को सुना, उसने तुरंत अपना टेप रिकॉर्डर भी ऑन किया, उसका बटन दबाया और उस हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत जोर जोर से ऊपर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचा लो, मैं इस जगह पर फंसा हुआ हूं, मुझे मदद चाहिए है, SOS। मुझे एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट उसने मेरी आवाज सुनी है नहीं सुनी मुझे नहीं समझ आया। और उस हेलीकॉप्टर ने उस टाइम पर उसकी कोई आवाज भी नहीं सुनी, क्योंकि नीचे इतने बड़े जंगल के अंदर, वो भी बांस के जंगल के अंदर, एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा लड़का कैसे दिखाई देगा। ऑब्वियसली पायलट की यहां पर कोई गलती नहीं, उसको नहीं दिखा होगा और वो जस्ट वहां से चला गया। जिसके बाद केंजी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा निराश कि अब वो आखिर करे तो करे क्या। बट इस हेलीकॉप्टर की आवाज से केंजी को एक उम्मीद बन चुकी थी कि हाँ, लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसको यहीं पर रहकर कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे लोग उसको देख सकें, जिससे लोग उसको पहचान सकें। ऑब्वियसली वो इतनी ऊंचाई से इतने बड़े जंगल के अंदर दिखाई तो देगा नहीं, वो कोई चमकता हुआ शीशा तो है नहीं जो उसको बहुत दूर से भी देखा जा सकेगा, उसको कुछ करना पड़ेगा। अब उसको मजबूरन उस क्लिफ को छोड़कर नीचे उतरना ही था, क्योंकि वो उस जगह पर रहते हुए तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो वापस ऊपर चढ़ सकता, ना ही वो वहां पर बैठकर वेट कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि यहां बैठे बैठे तो उसकी जान चली जाएगी, कोई भी उसको सूंघने तक के लिए नहीं आएगा। बट उसने हिम्मत दिखाकर ऑब्वियसली उस क्लिफ को नीचे की तरफ क्रॉस किया होगा। बहुत चमत्कारिक रूप से वो नीचे उतर भी गया बिना किसी इंजरी के, और नीचे उतरकर फाइनली वो इस खाली ग्राउंड तक पहुंचा जहां पर उसे एक प्लेन जगह दिखाई दी। उसी प्लेन साइड के ऊपर जाकर केंजी ने अलग अलग पेड़ों को काटा और उस पेड़ों की सहायता से ही SOS, बहुत बड़ा SOS सिग्नल बनाया ताकि कोई उसे देख सके। लेकिन बदकिस्मती देखें, यहां पर तकरीबन 5 साल बीत चुके थे, किसी को भी केंजी के बारे में कुछ पता नहीं चला। उस टाइम पर भी केंजी को खोजने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया था, लेकिन केंजी की खबर किसी को कुछ नहीं लगी। लेकिन 5 सालों बाद वो SOS सिग्नल इन दो दोस्तों के काम आया, जिसके सहारे उनकी जान तक बचाई गई। और जब पुलिस वाले इसी SOS सिग्नल के पास केंजी के लिए और ज्यादा खोज कर रहे थे अब 5 सालों बाद, ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा, तब पुलिस वालों को एक ऐसी चीज मिली। जी हाँ, पुलिस वालों को कुछ और नहीं बल्कि एक पार्शियली ह्यूमन स्केलेटन मिला। मतलब कि उस कंकाल के अंदर से कुछ एक हड्डियां गायब थी, लेकिन वो स्केलेटन बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही नीचे ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ था। और ये स्केलेटन उस पेड़ से ज्यादा दूर भी नहीं था जिस पेड़ के अंदर वो बैग मिला था। जी हाँ, तब पुलिस वालों ने 1 और 1 11 किया और समझ गए कि ऑब्वियसली केंजी ही होगा, और इसके बारे में पूरी खबर छाप दी कि हाँ, हमें केंजी की लाश भी मिल चुकी है, इसके अंदर उनको कोई भी षड्यंत्र नहीं लग रहा, बस केंजी यहाँ गलत रास्ते पर चढ़ा, वो इस जंगल में आकर फंस गया, उसकी यहीं रहने से मौत हो गई और जस्ट ये केस वहीं पर क्लोज हो चुका था। बट जैसे ही पुलिस वालों ने इस केस को क्लोज किया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो चुकी थी, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी। जी हाँ, बहुत सारे लोग थे जो अब 2 अलग अलग पक्षों के अंदर बढ़ चुके थे, क्योंकि एक वो पक्ष था जो पुलिस वालों की बात को सही मान रहा था, बट एक बहुत बड़ा एक वो पक्ष था जिनको पुलिस वालों की बात सिरे से नल्ली लग रही थी। जी हाँ, उनको समझ नहीं आया कि पुलिस वाले इस थ्योरी को कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, उन सबका बस एक ही सवाल था कि कैसे, किस तरीके से एक अकेले आदमी ने इतना बड़ा SOS सिग्नल अलग अलग पेड़ों को काटकर यहां बना डाला। जी हां, मैं आपको बता दूं कि जो SOS सिग्नल उस एरिया के अंदर बनाया गया था, बहुत बड़ा SOS सिग्नल जो ऊपर से भी देखा जा सके, उस SOS सिग्नल को वहां बनाने में कुल 19 पेड़ों को, 19 बर्च के पेड़ों को काट काट कर इस्तेमाल किया गया था ताकि वो सिग्नल पूरा तैयार हो सके। और इसके अंदर तीनों ही लेटर्स यानी कि SOS ये 16 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े, मतलब कि एग्जैक्ट 16 फीट लंबे 10 फीट चौड़े, ना ही 1 सेंटीमीटर ऊपर ना ही 1 सेंटीमीटर नीचे, तीनों के तीनों बिल्कुल यूनिफॉर्म में थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना परफेक्ट डिजाइन कोई एक अकेला व्यक्ति कैसे बना सकता है? जी हाँ, सभी को यही बात परेशान कर रही थी कि जिस इलाके में SOS सिग्नल बनाया गया है उस इलाके के अंदर दूर दूर तक कहीं भी बर्च के पेड़ है ही नहीं, तो आखिर यहाँ पर ये 19 बर्च के पेड़ किस तरीके से आए, इनको यहां तक कौन लेकर आया? अब आप खुद सोच कर देखिए, यहां से तकरीबन 2 मील से भी ज्यादा दूर कुछ बर्च के पेड़ वहां मिल जाएंगे देखने को, बट 2 मील दूर से 19 पेड़ों को काटना, और ना सिर्फ काटना बल्कि उनको खींचकर यहां लेकर भी आना, एग्जैक्ट शेप में, एग्जैक्ट हाइट और लेंथ के अंदर उनको सेट करना, ऐसा कैसे पॉसिबल था? वो भी एक अकेला व्यक्ति।
लेकिन इससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी, जब पुलिस वालों ने और लोगों ने उन पेड़ों को अच्छे से देखा तो समझ चुके थे कि इनको धक्के से ही नहीं काटा गया, इनको परफेक्ट शेप के अंदर परफेक्ट सटीक तरीके से बिल्कुल स्मूथली काटा गया है, जैसे कोई मक्खन काटा गया हो। बट यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह थी कि केंजी के पास ना ही कोई कुल्हाड़ी थी और ना ही कोई चेनसो वगैरह जिससे वो इन पेड़ों को काट सके। चलो मान भी लेते हैं कि केंजी ने कहीं ना कहीं से कोई कुल्हाड़ी का जुगाड़ कर लिया। पहली बात तो सर्च अभियान के अंदर कोई भी कुल्हाड़ी पुलिस वालों को नहीं मिली, ना ही उसकी लाश के पास से, ना ही उसके सामान में से कहीं से भी कोई कुल्हाड़ी नहीं मिली। मान लेते हैं उसने किसी तरीके से किसी कुल्हाड़ी का जुगाड़ कर लिया और उस कुल्हाड़ी से उसने 19 पेड़ों को काट भी डाला। 19 पेड़, मैं कोई एक आधे की बात नहीं कर रहा, 19 बड़े बड़े बर्च के पेड़ों को काट भी डाला। और ना सिर्फ उनको काटा बल्कि उनकी साफ सफाई भी करी। जो भी एक्स्ट्रा झाड़ियां उनके ऊपर लगी हुई थी, जो भी अलग से ब्रांचेस उनकी लगी हुई थी, टहनियां, उन टहनियों को भी काटा। एक पूरा सीधा पेड़ का तना तैयार किया और ना सिर्फ तैयार किया बल्कि उसको 2 मील से भी ज्यादा दूर से खींचकर यहां तक लेकर आया और उस SOS सिग्नल को वहां डिजाइन किया एकदम परफेक्ट शेप के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है? ये काम मैं तो चलो छोड़ दीजिए, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप में से भी अगर कोई बहुत ज़्यादा फिट व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा कोई बॉडी बिल्डर हो, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या आप 19 पेड़ों को काट सकते हैं? जब वो भी तब जब आप जंगल में अकेले हों, आपके पास खाने पीने की चीज़ें ना हो, आपके जान के ऊपर बनी हुई हो और आपके पास काटने के लिए कोई कुल्हाड़ी ही ना हो, कोई चेनसो ना हो, तो क्या आप कोई 19 पेड़ों को काट कर 2 मील से भी ज़्यादा दूर घसीट कर उन्हें खींच कर अकेले लेकर आएंगे और एक SOS सिग्नल तैयार कर पाएंगे? क्या ये काम कोई अकेला व्यक्ति कर सकता है? और जिस व्यक्ति ने उस स्केलेटन की ऑटोप्सी करी, उसका पोस्टमार्टम किया, उस डॉक्टर ने भी बताया कि नहीं, जिसकी भी ये हड्डियां हैं वो इतना कैपेबल हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े पेड़ों को काट काट कर यहां तक लेकर आए, इस सिग्नल को तैयार करे। मैं बात नहीं मान सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो कुल्हाड़ी आखिर कहां चली गई? उसको क्या पैर लग गए जो अपने आप वो जंगल में चलकर गायब हो गई, या फिर कोई चेनसो था? तो यहां पर बिजली कैसे आई? ये तो उजाड़ जंगली इलाका है, यहां जंगल में मंगल कौन कर गया? तो चलो मान भी लेते हैं कि केंजी के पास एक कुल्हाड़ी थी और उसके अंदर बहुत सारी वो सुपर ह्यूमन वाली पावर्स आई, उसके अंदर शक्तियां आई, उसने वहां पर बैठकर कोई किया होगा, कोई साधना वगैरह की होगी और उस साधना से उसको शक्ति मिल गई, उसने 19 पेड़ों को काट भी डाला। बट कोई अकेला व्यक्ति, क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि वो इंची टेप लेकर एक एक पेड़ को नापे और उन सभी की लंबाई को मेजर करे, 10 फीट और 16 फीट के अंदर ही उन लेटर्स को डिजाइन करे? क्या उसके पास इतना टाइम था? अपनी जान बचाने के लिए, उसकी जान के ऊपर बनी हुई थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं है, वो थका हुआ है, वो डरा हुआ है, तो क्या वो व्यक्ति इस तरीके से उनकी फिनिशिंग करेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। बट यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। और जब केंजी के असल परिवार वालों से बात की गई, उनको रिकॉर्डिंग तक सुनाई गई, तब उन लोगों ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये उनके बेटे की आवाज़ है ही नहीं, वो अपने बेटे की आवाज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये केंजी की आवाज़ हो ही नहीं सकती। बट अब सवाल ये है कि क्या उस ट्रिप के दौरान केंजी अकेला ही ऊपर गया था या फिर कोई और उसके साथ भी था? बट जब लॉज ओनर से बात की गई तो लॉज ओनर ने बताया कि नहीं, केंजी ने अकेले ही इस होटल के अंदर चेक इन किया था और वो अकेले ही यहाँ से निकलकर ऊपर ट्रिप शुरू करने के लिए निकला था। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक अलग डॉक्टर ने जब उन स्केलेटन की ऑटोप्सी करी तब उसने बताया कि जनाब, ये जो कंकाल आप मेरे पास उठा कर लाए हैं, ये कंकाल किसी महिला का है और उसका ब्लड का टाइप O होगा, ब्लड ग्रुप उसका O होगा। और जैसे ये बात पब्लिक में आई, सभी लोग पुलिस वालों से सवाल पूछने लगे कि तुम क्या गधों वाली नौकरी कर रहे हो, तुमसे एक काम ठीक से नहीं किया जाता, तुम किसी महिला के कंकाल को एक पुरुष का कंकाल बता रहे हो, लोग तो रात को पीकर सेट होते हैं, तुम तो 24 घंटे सेट रह रहे हो। अब पुलिस वालों की क्योंकि काफी बेइज्जती हो चुकी थी, उन्होंने दोबारा से एक अलग डॉक्टर से ऑटोप्सी फिर से करवाई और उस डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ये कंकाल एक आदमी का ही है और उसका ब्लड ग्रुप A होगा, और जो कि केंजी से बिल्कुल मिलता था। जी हाँ, केंजी का ब्लड ग्रुप भी A और ऑब्वियसली वो एक मेल था। लोग आज भी यही मानते हैं कि पुलिस वालों ने इस केस के अंदर अपना काम बिल्कुल भी सही से नहीं किया। उनको आज भी विश्वास है कि केंजी कहीं ना कहीं नहीं जंगलों के अंदर होगा। अगर उसने इतना बड़ा तामझाम बनाया है तो ऑब्वियसली उसके पास इतनी शक्तियां होंगी कि वो खुद को जिंदा रख सके। अगर किसी अकेले व्यक्ति ने इतना बड़ा तामझाम बनाया तो ऑब्वियसली वो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो होगा नहीं। खुद के लिए आत्मविश्वास उसके अंदर बहुत बड़ा होगा, वो जी सकता है, या फिर हो सकता है उसके साथ कुछ और हो भी गया हो तो ऑब्वियसली उसके अवशेष वहां पर होने चाहिए। ये जो कंकाल पुलिस वाले उठा कर लाए थे तो किसी महिला का है जिसका ब्लड ग्रुप O था। खैर, केंजी के साथ क्या हुआ ये तो आज हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं एक चीज कंफर्म तौर पर कह सकता हूं कि उस SOS सिग्नल ने सन 1989 यानी कि 1989 के अंदर टोक्यो के रहने वाले 2 दोस्तों की जान बचाई। बट आज तक ये कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर उस SOS सिग्नल को बनाया किसने था, कौन उसका कर्ता धर्ता था। क्या केंजी ही था? अगर था
तो उसके साथ क्या हुआ। पुलिस वालों ने भी अपनी झाड़ फूक करके इस केस को वहीं पर दबा दिया, इसको वहीं पर बंद कर दिया और उसके बाद से कभी इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया गया। बट पूरे इंटरनेट के ऊपर इस केस की बातें चलती हैं। जहां भी मिस्ट्रीज की बात होती है, जहां भी डार्क और मिस्टीरियस की बात होती है, वहाँ इस केस को जरूर याद किया जाता है और ये केस मेरा वन ऑफ द पर्सनली फेवरेट केस है। सो आप मुझे बताइए कि आपको इस केस के अंदर क्या क्या थ्योरीज लगती हैं, क्या कुछ हुआ होगा यहाँ पर केंजी के साथ और ये सिग्नल आखिर किसने बनाया होगा। आपके जवाब मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जरूर चाहिए। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज को अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से वो ब्रॉडकास्ट चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना चाहिए, फॉलो बटन के ऊपर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट लव एनी वेल्ड को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।